नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चंदौली जिले के एक छोटे से कस्बे की है। ये चंदौली जिला उत्तर प्रदेश में आता है। दोस्तों यहाँ पे एक महेश नाम का लड़का रहता है। उसके फादर की एक ऑटो पार्ट्स की शॉप थी। शॉप बहुत अच्छी से चल रही थी और घर का पूरा खर्चा भी उसी से निकल रहा था। सब संपन्न थे, कोई दिक्कत नहीं थी घर पे और हंसती खेलती फैमिली थी। कुछ दिन बाद उस शॉप में एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके कारण उनका सारा पार्ट जो रखा रहता है वो जल के राख हो जाता है। बहुत ज्यादा नुकसान होता है और उसकी भरपाई ये लोग नहीं कर पाते हैं और इनके फादर को उससे बहुत ही बड़ा सदमा लगता है और वो बीमार हो जाते हैं। बीमार होने के बाद वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो महेश सोचता है कि ये तो हमारे घर की स्थिति खराब होती जा रही है और ऊपर से फादर की भी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, क्योंकि उसके फादर उस अपनी शॉप को भूल नहीं पा रहे थे, अपनी उस दुकान को भूल नहीं पा रहे थे। और वो सो जाते थे तब भी सोते में भी बड़बड़ाते थे कि हमें शॉप पे जाना है, हमारे कस्टमर आ रहे हैं, ये सब चीजें वो बोलते रहते थे। तो महेश बहुत परेशान रहने लगा। फिर उसकी समझ में नहीं आता था कि अब मैं क्या करूं। फिर वो कुछ लोगों से सूद पे ब्याज पे पैसा लेता है। 5 से 6 लाख रुपए उधार लेता है और दोबारा एक शॉप लेके उसमें जो है नई शॉप खोल देता है और अपने फादर को उस पे बैठा देता है। लेकिन दोबारा जब शॉप उसकी ओपन होती है उस तरीके से रिस्पांस नहीं मिलता है, मतलब उस तरीके से कस्टमर नहीं आते हैं, उस तरीके से उनका बिजनेस डेवलप नहीं हो पाता है। और इस चक्कर में पैसे भी उनके पास इकट्ठे हो नहीं पाते हैं और जो बंदा इनको सूद पर ब्याज पर पैसा दिया था वो अब तगादा करने बराबर इनके यहाँ आने लगा कि भैया जो आपने हमारा पैसा लिया है वो मुझे वापस कीजिए। तो बोलते हैं कि अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारी शॉप उस हिसाब से चल नहीं रही है और 5 से 6 लाख रुपए बड़ा अमाउंट होता है, मैं अभी दे नहीं पाऊंगा। थोड़ा थोड़ा करके 10-10, 5-5 हजार रुपए भले आपको भी मैं दे सकता हूँ। अगर आपको एक साथ लेना है तो आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो बंदा बोलता है कि नहीं, मुझे एक मुश्त पैसा आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपने बोला था कि 6 से 7 महीने या 8 महीने में आपको वापस कर दूंगा। अभी पूरे 1 साल हो चुके हैं, अभी आपने एक भी किस्त मुझे नहीं दिया है। तो वो भी बहुत परेशान हो जाता है महेश की मैं क्या करूं अब। आखिर अगर हमने इसे उधार पैसा लिया है तो उसको मुझे देना ही है। ना ही मैं ब्याज दे पा रहा हूँ, ना ही मूलधन दे पा रहा हूँ। तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। जब होता है ना आदमी मुसीबत में होता है तो कुछ ना कुछ गलत कदम वो उठा ही लेता है। तो अपने दो दोस्तों के साथ मिलके वो एक ज्वेलरी शॉप पे लूट की वारदात को अंजाम देता है और उस ज्वेलरी शॉप से कम 20 से 30 लाख की लूट होती है और तीनों लोग आपस में उस पैसे को बराबर बराबर हिस्से में बांट लेते हैं। और ज्वेलरी वाला फिर पुलिस स्टेशन पे जाके FIR करता है। पुलिस एक्टिव होती है और अपने सूत्रों से ढूंढना शुरू करती है कि इस चोरी को अंजाम कौन दिया है, किसने दिया है। CCTV फुटेज और मोबाइल के वो जो भी है वो सब निकाले जाते हैं। तो उसमें से एक चोर पकड़ लिया जाता है, उसके पास से कुछ पैसे भी बरामद हो जाते हैं। जब एक चोर पकड़ा जाता है तो धीरे धीरे दोनों लोगों का नाम भी बता देता है। उसी समय महेश अपना घर छोड़ के भाग जाता है। जो उसने पैसे चुराए थे उससे उसने अपना कर्ज तो चुका दिया था, लेकिन पुलिस उसके पीछे कुत्तों की तरह लग गई थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि उसका बचना नामुमकिन था और वो घर छोड़ के भाग जाता है। दोस्तों महेश को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं छुपूं तो कहाँ छुपूं, जाऊं तो कहाँ जाऊं, क्योंकि हर जगह पुलिस ढूंढ रही थी। और वो उत्तर प्रदेश छोड़ के दूसरी स्टेट में बाहर निकल जाता है। फिर भी लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं अब, क्योंकि अपने असली रूप में अपने उसी हुलिये में रहने पर पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं, वो कहीं भी हम रहेंगे ढूंढ निकालेगी। फिर उसने एक डिसीजन लिया कि मुझे अपना हुलिया चेंज करना पड़ेगा। फिर वो ढूंढी बाबा बन गया
होता नहीं समाज में बहुत ढोंगी बाबा टहलते रहते हैं, तो उन्हीं में से एक ढोंगी बाबा बन गया कि हुलिया रहेगा ढोंग बाबा का, लेकिन अंदर से जो मन है, जो विचार है, वो ढोंगियों का रहेगा। तो बोला कि यही एक ही रास्ता है, मैं ढोंगी बाबा बन के ही बच सकता हूँ। लेकिन उसे अपने घर की भी बहुत याद आती है, ना ही वो फोन कर सकता था। उसने फोन भी अपना सब हटा दिया, अपना सिम उसने हटा दिया, अपने फोन में दूसरा सिम डाला, लेकिन अपने घर से कांटेक्ट बिल्कुल वो खत्म कर दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि पुलिस हमारा नंबर सीडीआर पे जरूर लगा दी होगी, सर्विलांस पे जरूर लगा दी होगी, कि अगर हम किसी को भी अपने सिम से फोन करेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे, पकड़ में आ जाएंगे। तो इसलिए उसने तुरंत अपना सिम तोड़ के फेंक दिया, अपना फोन उसने बेच दिया। उस पैसे से उसने दूसरा एक फोन लिया और उसमें नया सिम लेके डाल दिया और उसी सिम को वो यूज करने लगा। फिर वो धीरे धीरे इधर उधर भटकते भटकते फिर किसी आश्रम में गया, ये हरिद्वार के आश्रम में गया, वहां पे रहने लगा, एक मतलब बाबा लोगों की सेवा करने लगा। लेकिन वहां भी उसका मन नहीं लगा। फिर उसी के कुछ दिन बाद हमारे यहाँ महाकुंभ स्टार्ट हुआ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। तो वो तब तक उसकी दाढ़ी और मूछ और बाल सब बड़े हो गए थे, उसका हुलिया बिल्कुल चेंज हो गया था। वो फिर सीधा वहां से महाकुंभ में आता है। महाकुंभ में उसे मालूम था कि कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, और महाकुंभ में बढ़िया रहता है, पूजा पाठ करता है। दोस्तों, महाकुंभ में महेश पूजा पाठ करता और साधु संतों के बीच में ही रहता। तो साधु संत भी उसको ज्यादा भाप नहीं पाते थे कि या असली साधु है या ढोंगी साधु है। तो उन्हीं लोगों के साथ में वो रह रहा था और बढ़िया खाता पीता था, पूजा पाठ करता रहता था, गंगा स्नान करता था, और हुलिया तो उसका पूरी तरीके से चेंज ही हो गया था। कोई उसको पहचान भी ना पाता अगर कोई उसके एरिया का भी आता, क्योंकि महाकुंभ में ऐसा कोई जगह नहीं था जहां के लोग महाकुंभ में आए ना हों। तो अगर कोई उसको देख भी लेता उसके आसपास का या उसके घर परिवार का, तो जल्दी कोई उसको पहचान ना पाता। तो इसलिए वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वहां पे घूम रहा था, ना किसी का डर था ना किसी का भय था। तो महाकुंभ में ही वो टहल रहा था। उसी समय देखता है वो कि दो विदेशी महिलाएं वहां पे टहल रही हैं और वो लोगों से कुछ पूछ रही हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लोग उन्हें कुछ बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो ना ही शुद्ध इंग्लिश बोल पाती थी और ना ही उनको हिंदी आती थी, क्योंकि वो रशियन महिलाएं थी, रशिया की थी, और वो रशियन लैंग्वेज ही यूज कर रही थी। तो ये जो है महेश पढ़ा लिखा था कुछ, तो वो जाता है, बोलता है क्या हुआ मैडम। तो बोलती हैं इंग्लिश में ही, थोड़ा बहुत बात करती हैं। तो महेश समझ जाता है। तो महेश उनको रिप्लाई देता है, जो भी वो पूछती हैं उसका जवाब देता है। वो उनको उनकी बातें समझ में आने लगती हैं। फिर महेश उनको पूरा कुंभ घुमाता है। कुंभ घुमाने के बाद वो रशियन महिलाएं बोलती हैं कि आप मुझे कुछ परचेज करना, मुझे मार्केट में आप मेरे साथ चलिए। तो एक दो बार तो मना करता है, लेकिन जब बोलती है कि हम तुम्हारे मेहमान हैं, मेहमानों की खातिरदारी करना इंडियन की तो बहुत वो है, इंडियन इसमें बहुत आगे हैं कि अगर कोई मेहमान आता है तो उन्हें गॉड की तरह ये लोग देखते हैं। तो वो बोलता है ठीक है चलिए, लेके आता है, वो मार्केट घुमाता है उनको। मार्केट घुमाने के बाद वो लोग बोलते हैं कि ठीक है अब टाइम हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं होटल में, आप तो अपने वापस कुंभ में जाइए। तो वो लोग नैनी में जाती हैं, वहां पे एक बढ़िया होटल लेके रुकती हैं, क्योंकि विदेशी महिलाएं कुछ खाने पीने में भी बहुत एक्सपर्ट होती हैं। मांस मदिरा उनके लिए तो आम बात है, वो उनके लिए कोई वो नहीं होता है कि वो उनको मंदिर जाना है या वो किसी तीर्थ स्थान पे आई हैं तो वो सब ना खाएं, वो लोग सारी चीजें खाते हैं। तो वो लोग जाते हैं वहां पे, अपना मांस मदिरा का सेवन करते हैं, और जब मदिरा उनकी ज्यादा हो जाती है तो उनके शरीर में एक बेचैनी सी होती है, और उनको महेश गिरी दिखता है, जो महेश गिरी बन गया था, महेश से महेश गिरी बन गया था, वो उनको दिखने लगता है। एक्चुअली मार्केट में जब लोग सामान खरीदने गए थे तो उसी टाइम उन्होंने अपना नंबर उसको दे दिया था, और महेश गिरी का नंबर ले लिया था कि अगर मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं आपको कॉल करूंगी।
तो महेश गिरी भी बोला कि ठीक है, आप कभी भी मुझे फोन कर सकती हैं और मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा अगर आपको कभी कोई दिक्कत होती है। उसके बाद वो लोग रात में करीब 1 बजे उसको फोन करती हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, नैनी के होटल में हैं हम, आप आ जाइए तुरंत। ये महेश गिरी भी तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। जब उस होटल के कमरे में जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सारे लोग आराम से बैठे हुए हैं बिल्कुल नशे में। तो महेश गिरी को भी लोग बैठाते हैं और ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं। तो 1-2 बार तो वो मना करता है, लेकिन वो तो असली साधु था नहीं, ढोंगी साधु था। तो वो भी 2-3 पैक मारता है और वो भी टल्ली होना शुरू हो जाता है। और फिर नशे में होने के बाद जानते ही हैं उन लोगों के बीच में क्या होता है। पूरी रात वो लोग वहीं पे रहते हैं और सुबह फिर ये लोग होटल से निकल जाते हैं। इसी प्रकार से लगभग 1 सप्ताह महेश गिरी रात में उन रशियन के रूम में रहता था और दिन में उनको कुंभ में घुमाता था। होटल वाले को फिर शक होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गलत काम यहाँ पे हो रहा है। तो होटल वाला जब 7वें दिन लोग उसके होटल में जाते हैं उसी रूम में, तो वो ऑलरेडी पुलिस को बोल के रखता है कि ऐसे ऐसे है, 2 विदेशी महिलाएं हैं और 1 नागा साधु है। पूरी रात ये लोग इसी होटल में एक कमरे में रहते हैं। कुछ संदिग्ध चीजें मुझे लग रही हैं उसमें, तो पुलिस भी आ जाती है। जब ये लोग अपना जाते हैं रूम में, अपना फिर से मांस मदिरा का सेवन करते हैं और 3 से 4 बजे पुलिस उनके कमरे, उसके रूम में रेड मारती है। और जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो इनको कुछ संदिग्ध लगता है, क्योंकि महेश गिरी भागने का प्रयास करता है, लेकिन पुलिस इन्हें पकड़ लेता है। तो रशियन महिलाएं बोलती हैं कि हम लोग अपनी रजामंदी से यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन पुलिस बोलती है वो तो ठीक है, आप लोग अपनी रजामंदी से रह रहे हैं, लेकिन ये एक सन्यासी है, एक साधु है, एक नागा है, किसी धर्म के लोग इसको बाबा मानते हैं, इसको पूज्य मानते हैं और ये ऐसी हरकत कर रहा है। क्योंकि कोई भी साधु, कोई भी बाबा ऐसी हरकतें नहीं करता है जो वाकई में साधु और बाबा हैं। तो जब उसके बारे में उसका आधार कार्ड मांगा जाता है तो वो अपना आधार कार्ड देने से इनकार कर देता है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर जो आधार सेंटर पे पुलिस उसको लेके जाती है, वहां पे उसका थंब लगवाती है, अंगूठा लगवाती है, तो उसकी असली पहचान आ जाती है। तो जब उसका एड्रेस मिल जाता है तो वहां पे उसके नजदीकी थाने, जो भी थाना होता है चंदौली का, तो वहां पे यहाँ की पुलिस संपर्क करती है और पूरा डिटेल देती है। तो पुलिस फिर इनकी हिस्ट्री बताती है कि ये पिछले 1.5 से 2 साल से बंदा गायब है, ज्वेलरी शॉप में चोरी करके। पुलिस इसको रात दिन ढूंढ रही है, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं लग पा रहा है। दोस्तों, उसी समय पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और थोड़ा सा जब बल प्रयोग करती है तो वो सारी चीजें बताता है कि ऐसे ऐसे था, हमारे साथ ऐसे ऐसे बीता और मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी। और जब पुलिस मुझे ढूंढने लगी तो मुझे भाग के अपनी पहचान को छुपानी पड़ी। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना को आपके सामने लाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है या किसी की प्राइवेसी को लोगों के सामने लाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है कि आप इन छोटी छोटी घटनाओं में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप अगर कोई भी गलत काम करेंगे आप बच नहीं पाएंगे, कभी भी आप बच नहीं पाएंगे। कुछ दिन तक तो आप सेफ रह सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए उससे नहीं बच सकते हैं। तो दोस्तों, आप कोई भी काम करने के पहले आप चीजों को देखिए, समझिए कि ये आने वाले फ्यूचर में हमारे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा इस काम को करने से। तो उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए। बाकी दोस्तों, आप खुश रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।